बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं इससे जो पहले वाला हमारा रिएक्शन था, जो टॉपिक था डार्क रिएक्शन का, वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, ये हमारे पास स्ट्रोमा है जो कि क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड रीजन है जहाँ पे पूरा का पूरा डार्क रिएक्शन होता है। हमने लास्ट क्लास में समझा हुआ है, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा था कि इस फ्लूइड पोर्शन में जिसका नाम स्ट्रोमा है, इसके अंदर एक 5 कार्बन की शुगर मौजूद होती है। अगर आप लोगों को याद हो, उस शुगर का नाम था RUBP, राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट, है ना। ये 5 कार्बन की एक शुगर थी जो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होती है। और उसी के साथ यहाँ पे एक एंजाइम भी मौजूद था, जिस एंजाइम का नाम क्या था, रुबिस्को। मैंने कहा था ये एंजाइम याद रखना है आप लोगों ने, बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं कि डार्क रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रुबिस्को है। इस रुबिस्को का काम क्या था कि जो इंटरसेलुलर स्पेसीज होते हैं, अब ये पूरा का पूरा लीफ है ना, पत्ते के अंदर जो स्पेसीज होते हैं वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, ये रुबिस्को क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस RUBP के साथ फिक्स करने में मदद करता है ना, यही था। और फिर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और उन रिएक्शन के नतीजे में जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है, वो फाइनल प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, ग्लूकोज होती है। ये आप लोगों ने लास्ट टाइम डार्क रिएक्शन के अंदर देखा था, है ना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस था कि इस रुबिस्को ने क्या किया, जो पत्तों के स्पेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको RUBP के साथ फिक्स करके, और जो बाद में प्रोडक्ट बनती गई और फाइनली जो है वो ग्लूकोज बन गया, बहुत सारे रिएक्शन के बाद। और हमने हर रिएक्शन के ऊपर, डार्क रिएक्शन के ऊपर डिटेल डिस्कस की हुई है। अब बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं, उनके जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। उसके क्या रीज़न है वो मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी जस्ट इतना आप ध्यान में रखें कि उस प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये जो एंजाइम है जिसका नाम रुबिस्को है, ये एक सेल्फिश एंजाइम है, ये एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंजाइम है। ये देखता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मैं उसको RUBP के साथ फिक्स कर दूंगा। ये एक सेल्फिश एंजाइम है। अगर ये देखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, तो ये RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स करेगा और बहुत सारे रिएक्शन के बाद, पूरा डार्क रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन अगर ये देखेगा कि ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर, पत्तों के स्पेसिस के अंदर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के रुबिस्को ऑक्सीजन को RUBP के साथ फिक्स कर देगा। और उसके रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्लांट के किसी काम की नहीं होगी। वो एक किस्म का कचरा है, एक किस्म की वेस्टफुल प्रोडक्ट है, एक किस्म का टॉक्सिक कंपाउंड है प्लांट के लिए, और प्लांट के लिए ये यूजलेस प्रोडक्ट कहलाती है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इस ऑक्सीजन को उठा के RUBP के साथ फिक्स कर दे और नतीजे में वेस्ट फूड प्रोडक्ट बने जो प्लांट के किसी काम की ना हो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको फोटो रेस्पिरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ना, सारी की सारी जो शरारत है वो इसकी है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंजाइम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन के 11 मॉलिक्यूल होंगे ना, ये फिर भी ऑक्सीजन का साथ देगा। उसको पता होते हुए भी कि इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वेस्टफुल होगी, फिर भी साथ ऑक्सीजन का देगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंजाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं देगा। अब आपके जहन में दो सवाल होने चाहिए कि सर, पहली बात, इस प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कैसे बढ़ी, और दूसरा जो आपने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो रुबिस्को एंजाइम, रुबिलोस बाइफॉस्फेट के साथ जब फिक्स होगा तो जो वेस्टफुल प्रोडक्ट बनती है उसका नाम क्या है, फिर उसको प्लांट कैसे ओवरकम करता है, ये चीजें थोड़ी सी हमें समझनी है। देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लांट के अंदर ये ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ कैसे रही है। बेटा देखो, ये मैं उन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जो ज्यादातर हॉट प्लेसेस के अंदर रहते हैं, ज्यादातर ड्राई प्लेसेस के अंदर रहते हैं। जैसे मैं शुगर केन की बात करूं, गन्ना, जैसे कि मैं वीट की बात करूं, जैसे कि मैं राइस की बात करूं, ये वो प्लांट होते हैं जो कि ज्यादातर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं।
तो जब ये हॉट एंड ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं, फॉर सपोज करो कि ये हमारे पास एक जो है वो वीट का प्लांट लगा हुआ है ना, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये एक वीट का प्लांट है। अब ये ड्राई प्लेसेस पे रह रहा है। अब आपको पता है कि जब ड्राई प्लेसेस पे रह रहा है जहाँ का टेम्परेचर हॉट है, तो इसको अपने स्टोमेटा को क्या रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए? मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो अंडरस्टूड बात है कि ये अपने स्टोमेटा को बंद रखेगा ना, ताकि कम से कम पानी का लॉस हो और इसकी बॉडी के अंदर पानी कंजर्व रहे। पानी को कंजर्व करने के लिए ये अपने स्टोमेटा को क्या कर देता है, बंद कर देता है। हालांकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, दिन में प्लांट के स्टोमेटा हैं खुले हुए होते हैं, वहां से ऑक्सीजन जो है वो बाहर जा रही होती है। जैसे मैंने लाइट रिएक्शन में आपको दिखाया, जैसे पानी का मॉलिक्यूल टूट रहा था, ऑक्सीजन उसी वक्त निकल के बाहर जा रही थी। लेकिन ये तो वो प्लांट हैं जो कि हॉट प्लेसेस पे रह रहे हैं, ड्राई प्लेसेस पे रह रहे हैं, तो ये अपने स्टोमेटा को क्या करते हैं, बंद ही रखते हैं। बंद रखने का मैंने आपको रीजन बता दिया, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, पानी का लॉस वेपर की फॉर्म में ना हो, क्योंकि वेपर का जो पानी का लॉस होता है जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं, वो स्टोमेटा से होती है। अब इन्होंने जो स्टोमेटा बंद किया, वो बंद किसकी वजह से किया था, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि ऊपर सनलाइट है और इसके अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा होगा, और जब लाइट रिएक्शन हो रहा होगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि जब लाइट रिएक्शन हो रहा होता है तो जैसे ऑक्सीजन बनती है वो उसी वक्त स्टोमेटा से निकल के बाहर चली जाती है। लेकिन ये बेचारे तो वो हैं जिनके अंदर स्टोमेटा हमने बंद कर दिए पानी के लॉस को बचाने के लिए, लेकिन उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर जमा होती जा रही है, और ऑक्सीजन जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है। एक स्टेज ऐसा आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट से ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाती है। तो जब ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाती है तो ये रुबिस्को सेल्फिश एंजाइम तो बैठा हुआ है, ये देरी नहीं करता, ऑक्सीजन को आरयूबीपी के साथ क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। नतीजे में वही फिर कचरे बनना, वेस्टफुल प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको आपके एक सवाल का जवाब दे दिया कि ये ऑक्सीजन की अमाउंट प्लांट के अंदर कैसे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तक का किस्सा आप लोगों को समझ आ गया। अब हम चलते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, और उसी थ्योरी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती हैं, फिर उसको ये ओवरकम किस तरह से करता है। देखो, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि कॉमनली C3 प्लांट्स के अंदर होता है। बेटा C3 प्लांट्स वो जिनके अंदर पहली प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बन हो, जैसे हमने लास्ट डार्क रिएक्शन में देखा ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट जिनके अंदर पहली का रिएक्शन में बनता है जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, इसलिए इनको C3 प्लांट्स कहा जाता है। जैसे हमारे पास वीट हैं, राइस हैं, या फिर हमारे पास शुगर केन है। तो C3 प्लांट से लेके परेशान नहीं होना, क्योंकि इनके अंदर जो पहली प्रोडक्ट बनती है डार्क रिएक्शन के अंदर वो 3 कार्बन की होती है। अच्छा, ये कहता है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, जब फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो C3 प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन होता है। ठीक है, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और कोई एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगी, और ये काम कब हो रहा है, दिन में हो रहा है, जब सूरज की रोशनी लग रही है। क्योंकि जब सूरज की रोशनी लगती है तो प्लांट के अंदर पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, उसी के नतीजे में ऑक्सीजन बनती है ना। तो स्टोमेटा तो बंद है, वो ऑक्सीजन अंदर जमा हो रही है, तो फिर ऑक्सीजन वो कंज्यूम हो रही है, और एनर्जी की कोई प्रोडक्शन नहीं होती। अच्छा, ये कहता है कि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस मोस्टली उन प्लांट्स के अंदर होता है जो ड्राई एंड हॉट प्लेसेस के अंदर रहते हैं, और जब ये ड्राई और हॉट सीजन आते हैं उसी वक्त होता है। वैसे साल के 12 महीनों में ये प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं टू कंजर्व द वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी की कंजर्वेशन के लिए उनके स्टोमेटा बंद होते हैं। अब स्टोमेटा बंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा, ड्यू टू ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो तो हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बिकम इंक्रीज, तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। स्टोमेटा बंद है, बाहर निकल नहीं रही, अंदर बढ़ती जा रही है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एज वी हैव डिस्कस, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट के अंदर एक 5 कार्बन की शुगर मौजूद होती है जिसका नाम क्या है, राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। वो ऑलरेडी प्लांट के स्ट्रोमा के अंदर जो है मौजूद होती है, जो कि नॉर्मली किसके साथ कंबाइन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम क्या है, रुबिस्को, और फिर आपको ग्लूकोज बना के देती है। नॉर्मली ये होता है, लेकिन अब जब ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई है तो आप सामने देख सकते हैं, बट इन केस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जब ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाती है तो ये जो आरयूबीपी है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है इंस्टीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बजाय के कार्बन डाइऑक्साइड।
और नतीजे में ये आपको दो मॉलिक्यूल बना के देता है। एक का नाम है फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन का है, दूसरा है फास्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन का है। अब ये 2 और 3, ये जो 5 कार्बन वाले टोटल 5 कार्बन के जो 2 मॉलिक्यूल बने, ये वेस्टफुल कंपाउंड हैं, ये टॉक्सिक कंपाउंड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फास्फोग्लाइकोलेट तो एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि किसी काम का नहीं है, सो इट शुड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट। तो इसको प्लांट की बॉडी से उसी वक्त निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फास्फोग्लाइकोलेट से हम फास्फेट को रिमूव कर देंगे, पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? ग्लाइकोलेट बचेगा। ये हो गया पहला रिएक्शन। उसके बाद हम ग्लाइकोलेट को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे एक अमीनो एसिड के अंदर जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। किसकी मदद से? पर ऑक्सीसोम्स की मदद से, जो कि सेल का एक ऑर्गेनील होता है। ये मैं पढ़वा भी चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 के अंदर, पर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर, तो वहां जाके देख लेना। फिर हम ग्लाइसिन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? एक और अमीनो एसिड के अंदर जिसका नाम सीरीन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और ये काम कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो आप लोगों ने क्या देखा? सिर्फ ऑक्सीजन के ज्यादा होने की वजह से RuBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। इस सेल्फिश एंजाइम ने ये काम करवाया। नतीजे में 5 कार्बन टूट गए, उसके 2 मॉलिक्यूल बने, एक 2 कार्बन का, दूसरा 3 कार्बन का। जो 3 कार्बन का बना उसका नाम है फास्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसे PGA भी हम कहते हैं। और जो दूसरा बना उसका नाम क्या है? फास्फोग्लाइकोलेट। और याद रखना, ये फास्फोग्लाइकोलेट एक टॉक्सिक कंपाउंड है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो फास्फोग्लाइकोलेट से हमने फास्फेट ग्रुप सबसे पहले निकाल दिया, पीछे सिर्फ क्या बचा? ग्लाइकोलेट बचा। फिर इस ग्लाइकोलेट को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर? एक और अमीनो एसिड के अंदर जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। फिर इस ग्लाइसिन को हमने कन्वर्ट किया एक और अमीनो एसिड के अंदर जिसका नाम क्या है? सीरीन, जो कि प्रोटीन बनाने के काम आएगा। और दूसरी चीज जो इससे बनी वो क्या बनी? वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो मैंने आपको कहा था ना कि फोटो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम। तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं कि बेटा ये जितने भी रिएक्शन हुए, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, रिएक्शन 4, ये तो 4 सिर्फ मैंने आपको बताएं, बीच में पता नहीं कितने रिएक्शन हुए होंगे। हर रिएक्शन के अंदर ATP खर्च हुई होगी, हर रिएक्शन के अंदर एनर्जी खर्च लगी हुई। अब बजाय हम ग्लूकोज बनाए, हमने लाइट रिएक्शन के अंदर कितनी मेहनत से ATP और NADPH बनाए थे। क्यों बनाए थे? ताकि डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करके हम उससे ग्लूकोज बना सकें। अब ऐसा दिन आ गया है कि ये कंडीशन आ गई है ऑक्सीजन की हाई अमाउंट की वजह से, इतनी मेहनत से बनी हुई हमारी लाइट रिएक्शन की एनर्जी ATP और NADPH वो हमें इन फजूल के कामों में खर्च करनी पड़ रही है। इन फजूल के रिएक्शंस के अंदर क्या करनी पड़ रही है? खर्च करनी पड़ रही है। कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई? आप खुद मुझे देख के बताओ, कहीं कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, टॉक्सिक कंपाउंड बन रहे हैं, सिर्फ किसकी वजह से? ऑक्सीजन की अमाउंट हाई होने की वजह से। अब मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन की एक ऑथेंटिक, एक टू द पॉइंट जो है वो डेफिनेशन बताता हूँ। वो क्या लिखी हुई है कि फोटो रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन को जमा करवाया जाए, हम इलेक्ट्रॉन को जमा करवा रहे हैं ना ATP से निकाल के, और जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाए, हम ऑक्सीजन को ऐड तो कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम तो कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्पिरेशन की तरह। रेस्पिरेशन में भी यही होता है, जो हमारी अगली डिस्कशन होगी, जो हमारे चैप्टर का दूसरा पहलू है। पहला पहलू था फोटोसिंथेसिस का, जो आज मुकम्मल हो गया इस लेक्चर के बाद, और दूसरा जो हमारा पहलू है वो रेस्पिरेशन का है, जो कि इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। बहरहाल, तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिस तरह से रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? कंज्यूम, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आप लोगों ने खुद देखा, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर हमने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। लेकिन इसमें और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लेकिन एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसमें किसी भी काइंड की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई। So from energy point of view, it is useless and wasteful process. तो एनर्जी के हिसाब से ये बिल्कुल जो है वो एक यूजलेस, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। और दूसरा इससे ये होता है कि जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो चल नहीं रहा, ग्लूकोज बन नहीं रहा, तो मोर एवर इट रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस आउटपुट। तो ये फोटोसिंथेसिस का आउटपुट यानी ग्लूकोज, वो भी जो क्रॉप की यील्ड है उसको भी ये क्या करता है? डिक्लाइन यानी कम करता है।
तो यानी कि फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के अंदर कोई फर्क नहीं है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, आपको मैं अगले लेक्चर में दिखाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, आप देख लेना। लेकिन रेस्पिरेशन में अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फोटो रेस्पिरेशन में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इसमें ये हो रहा है कि इतनी मेहनत से जो लाइट रिएक्शन में हमने एनर्जी बनाई थी एटीपी, वो सारी इन फजूल के रिएक्शन के अंदर हमने जाया कर दी। तो ये वो सारी बातें, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जो है वो याद रखना है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि प्लांट क्या गर्मियों में सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारता है? ऐसे तो प्लांट मर जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो C3 प्लांट्स हैं ये अपने अंदर एक अल्टरनेट मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं और ये C3 प्लांट से बन जाते हैं C4 प्लांट। अल्टरनेट मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, इस फोटो रेस्पिरेशन से अपनी जान छुड़वाएंगे। वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझाएंगे। हमारा अगला टॉपिक ये अल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन, यानी 16 लफ्जों में, आसान लफ्जों में कि फोटो रेस्पिरेशन को ये C3 प्लांट कैसे ओवरकम करेंगे और ये C3 अपने आप को C4 में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में आप।